से दिक्कत हुआ था लास्ट टाइम, क्वेश्चन में दिक्कत आता था। अच्छा, और मतलब ऑल ओवर दूसरे सब्जेक्ट्स में मतलब केमिस्ट्री मैथ्स में कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? केमिस्ट्री में मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आता था, और मैथ्स में मेरा सबसे ज़्यादा दिक्कत आता था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें दिक्कत आता था और एग्जाम में भी गलती करता। और मतलब जेई में क्या मैथ्स का पेपर तो क्या हर बार ही टफ होता है, मतलब इतना ये पेपर देखते हैं तो मतलब मैथ्स में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम होता ही है, मतलब सॉल्व करने जाते हैं तो मतलब जितना भी प्रैक्टिस करे सॉल्व हो प्रॉब्लम होता ही है जेई का क्वेश्चन पेपर करने में। पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए बाकी सब्जेक्ट में अगर तुम टाइम को सेव करते हो तो उसको मैथ्स में मतलब यूज कर सकते हो, लेकिन डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हर एक क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन होता है, उस चीज को अगर ऑब्जर्व कर पाते हो तो जल्दी हो जाएगा, और उसको अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो लंबा होगा था। इस बार एग्जाम में भी वैसा ही था, मतलब अगर छोटा छोटा चीज जो था वो अगर ऑब्जर्व कर पाता और तो और जल्दी हो जाता। तो मतलब वो करने के लिए क्या मतलब क्या प्रैक्टिस करते रहे कि किसी क्या प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट? ऑब्जर्व करने के लिए प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। और मतलब मेरा जैसे केमिस्ट्री में थोड़ा वीक है, और केमिस्ट्री मतलब हम जहाँ पे पढ़ते भी है जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे भी मतलब सिलेबस थोड़ा लैग में चल रहा है, सर भी थोड़ा लैग में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब तो केमिस्ट्री के लिए क्या करो? जैसे अभी केपीआई है, केपीआई का तो मतलब केमिस्ट्री स्पेशली ऑर्गेनिक आता है बहुत सारा, ये फिर थर्मोडायनामिक्स आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है वो तो अभी चल रहा है, तो लेकिन ऑर्गेनिक के लिए तो मतलब उसमें एक सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और अभी जो टाइम है वहाँ पे शायद फिजिकल पढ़ा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक इसके बाद पढ़ाएगा। तो अगर सिलेबस को आगे करना चाहते हो, क्लास के आगे रहना चाहते हो, तो इनऑर्गेनिक को पढ़ सकते हो। उसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है बाकी किसी चैप्टर के साथ, थोड़ा ज़्यादा जो होता है उसमें मतलब वो टाइम के साथ हो जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट करो और अपना एक नोट्स बनाओ, ये रिवीजन के टाइम में बहुत काम आएगा। क्योंकि रिवीजन के टाइम में अगर बुक से रिवाइज करना चाहोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, तो एकदम नोट्स करके प्रॉपर नोट्स लिख के वही इनऑर्गेनिक को पढ़ो। आप कौन सा बुक्स प्रैक्टिस करते थे पर्टिकुलरली फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में? फिजिक्स के लिए वही जो सर बताता है, एक सी वर्मा करना है और उसके बाद आर्काइव करना है, और उसके बाद क्यूडोफ को करो, और जब रिवीजन का टाइम आता है तो तब रोटोफ कर सकते हो, और अगर टाइम मिलता है अच्छा लगता है तो वो 200 पजलिंग प्रॉब्लम का बुक आता है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें अच्छा क्वेश्चन रहता है। और केमिस्ट्री फिजिकल के लिए अवस्थी, फिर ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे, यही। और इनऑर्गेनिक के लिए जेडीली का जो पुराना मतलब ओरिजिनल है, इंडियन ऑथर वाला नहीं, ओरिजिनल वाला जो है वो वाला यूज कर सकते हो। और मैथ्स के लिए मेरा जो सर था उसका मैं डीपीपी और शीट्स प्रैक्टिस करता था, आर्काइव करता था यही, और आर्यहंट का जो सीरीज आता है उसको प्रैक्टिस करता था, बस यही। ओके। और सिलेबस अगर कहीं पे लैग कर जाए तो उसके लिए कैसे मेकअप करें, मतलब जैसे मेरा फिजिक्स में हुआ था कुछ दिन पहले कि वर्क फॉर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास के बीच में थोड़ा लैग हो गया था, तो पूजा में कोशिश किया, फिर थोड़ा थोड़ा अभी भी बाकी है कंप्लीट करना। कोशिश करो कि लैग नहीं रहना चाहिए, और अगर लैग रहता है तो उसका इफेक्ट बाकी चैप्टर पे भी थोड़ा ज्यादा पड़ता है, जो मेरे साथ भी केमिस्ट्री में हुआ था। बीच में थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट लैग हो गया था, तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा बाकी चैप्टर भी पड़ा था। लेकिन रिवीजन के टाइम में जरूर कोशिश कर लेना कि अगर लैग किसी तरीके से रह जाता है
तो रिवीजन के टाइम में वो एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके पढ़ मतलब लेना। रिवीजन के टाइम मतलब क्या 11 और 12 के बीच में कि एकदम 12 के हाँ, बाद? वो एक टाइम है जहाँ पे कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम हम लोगों को भी नहीं मिला था, 1 महीना भी नहीं मिला था, कुछ 2-3 हफ्ता ही मिला था। लेकिन 12th के बाद इस बार तो बहुत ज्यादा टाइम मिला था, तो उसमें जो भी था, जो भी एरियाज था, उसको थोड़ा सा मेकअप करने का टाइम मिला था इस बार। जेई मेन और जेई एडवांस में मतलब डिफरेंट, मतलब डिफिकल्टी लेवल तो एडवांस में ज़्यादा होता ही, मतलब कुछ डिफरेंस क्या रहता है? मतलब क्या क्वेश्चन कुछ जेई मेन का क्या कुछ डेटाबेस ज़्यादा पूछता है या वैसा कुछ है कि मतलब जस्ट एडवांस कोई सिंपलर वर्जन में? मेंस के लिए फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम एडवांस का चीज ही प्रैक्टिस करो। और फिजिक्स में जो आखिरी में चैप्टर्स आता है, सेमीकंडक्टर, फिर थोड़ा सा कम्युनिकेशन का वो आता है, कम्युनिकेशन में वो वाला पार्ट आता है। वो मॉडर्न फिजिक्स जगह वो पार्ट में? मॉडर्न अब तुम्हारा एडवांस में भी रहेगा। उसके बाद जो चैप्टर आता है, मतलब डायोड वाला पार्ट, फिर ट्रांजिस्टर वाला पार्ट, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जीनर डायोड, वो वाला थोड़ा सा पार्ट जो रहता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अक्सर अब मेरा भी दोस्त था जो उसको स्किप करके चला गया। फिर एंटेना का साइज का रिलेटेड ये सब क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो उसको पढ़ लेना है। और जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी है एनसीईआरटी का फिजिक्स में, उसको कवर लेने से उसको कवर। और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करना है, क्योंकि डेटाबेस नहीं लेकिन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस इनऑर्गेनिक से। तो एनसीईआरटी को अगर पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर आ जाएगा। और अगर दूसरा कुछ करके मेंस में बैठोगे केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। Okay. और मैथ्स जेई मेन में कैसा है मतलब? आ, उसके लिए तुम अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा टाइम मैनेज करना है बस, उससे हो जाएगा। कोई बड़ा अच्छा। दिक्कत नहीं है उसमें। वो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, फिर स्टैटिस्टिक्स है, उसको कवर लेना है, उसको कवर कर लेना है। और केमिस्ट्री में फिर केमिस्ट्री नेटिकल, इसमें जो तुम्हारा ड्रग्स आता है उसका स्ट्रक्चर, उसको पढ़ना है। फिर डीएनए वाला पार्ट, मतलब उसमें क्या क्या होता है, ये सब पार्ट जो है वो अक्सर मेरा दोस्त लोग भी था, वो लोगों ने भी स्किप कर दिया था, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछ दिया था, तो मार्क्स लूज किया वो लोगों ने। और मतलब एडवांस के लिए मतलब स्ट्रैटेजी क्या फॉलो किए थे, मतलब पेपर सॉल्व करने के लिए, मतलब स्ट्रैटेजी? और पेपर जब सॉल्व कर रहा था तब तो मतलब किसी भी सब्जेक्ट में 1 घंटा से ज्यादा नहीं देना है। उससे कम टाइम में अगर होता है तो जो बचा हुआ टाइम है उसको मैथ्स में देना है, या किसी भी मतलब जो क्वेश्चंस पहले बन रहा है उसको करते चलो। और इस बार जैसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो वो मुझे पेपर को मतलब सॉल्व करने के मतलब पहले मुझे लगा था कि ये 2 मार्क्स का है तो शायद ये इजी होने वाला है। तो मैं वो उसी को मतलब उसी से शुरू किया था। कोशिश करो कि जो सिंगल करेक्ट है, फिर पैराग्राफ में जो आता है, इंटीजर में जो आता है, इसको पहले करो। और मल्टी करेक्ट को मतलब मैं यही किया था कि मल्टी करेक्ट को लास्ट में करो, जिसमें ज्यादा निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि गलती होने का ज्यादा चांसेस है और टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो जो भी क्वेश्चंस पहले हो रहा है उसको कंप्लीट करो। और 1 घंटा से ज्यादा टाइम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं देना है। और अगर टाइम बच गया तो उन क्वेश्चंस को करो जो तुम्हारा पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अच्छा, जो पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट में ही रहेगा, तो मतलब टाइम रहेगा तो क्या पहले मैथ्स में टाइम दे वो टाइम, कि फिजिक्स में, कि केमिस्ट्री में वो टाइम दे, मतलब हर सब्जेक्ट में ही तो रहेगा और कि क्वेश्चन नहीं दे? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर है कि इसका बचा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर केमिस्ट्री को जितना जल्दी हो सकते उसको खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजियर ऑफ द पेपर, मतलब इजीएस्ट सेक्शन ऑफ द पेपर होता है। तो उसमें 35 मिनट या 50 मिनट के ज्यादा तुम अगर दोगे तो हो सकता है कि बाकी पेपर को सॉल्व करने में तुमको दिक्कत आए। अच्छा। और फिजिक्स में ऑलमोस्ट कितना टाइम, 1 घंटा? मतलब केमिस्ट्री में 40 मिनट? के आसपास अगर दोगे तो हो जाना चाहिए। मैथ्स में हाँ, कितना सबसे टाइम ज्यादा था? टाइम मतलब आवाज़ कट गया, फिजिक्स में क्या हो?
फिजिक्स में 50 मिनट्स के आसपास मुझे लगा था, और केमिस्ट्री में वो 40 मिनट्स के आसपास, तो मैं पेपर का आधा टाइम ऑलमोस्ट मैथ्स में दिया था। अच्छा। तो और मतलब कितना टारगेट करके आप स्टार्ट किए थे, मतलब पेपर में कुछ मार्क्स टारगेट करके? नहीं, मार्क्स को टारगेट मत करो, जितना होता है उतना करो, क्योंकि पेपर को सॉल्व करने के पहले तुमको पता नहीं रहता है कि ये पेपर डिफिकल्ट है या इजी है। अगर डिफिकल्ट है तो सभी के लिए है, अकॉर्डिंगली तुम्हारा रैंक आएगा। तो जितना होता है उसको कॉन्फिडेंटली करते चलो, गेस मत दो। गेस बिल्कुल भी मत दो, उससे नेगेटिव मार्किंग होगा और रैंक खराब हो जाएगा। तो जितना कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हो कर लो। ओके, ठीक है, थैंक यू भैया, और कॉन्ग्रेचुलेशन। इनऑर्गेनिक के लिए कुछ बुक बतला पाएंगे? ही मैं भी यूज किया था, लेकिन वो सुदर्शन गुहा वाला यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें फॉर्म मतलब एडिट अच्छा किया है, लेकिन ओरिजिनल वाला यूज करना मैं प्रेफर करूंगा। और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ना ही है। मैक्सिमम लोग ये स्किप कर जाते हैं, सोचते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ रहता नहीं है, लेकिन रहता है और पूछा भी जाता है। उसको पहले पढ़ के फिर जेडीबी को पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो। और पढ़ने के समय नोट्स तो जरूर बनाओ, क्योंकि रिवीजन के समय वही तुम्हारा काम में आएगा। और ये फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए ऐसे इनोवस्थी वगैरह है या एमएस जॉन है कुछ भी, तो इनऑर्गेनिक के लिए वैसे क्वेश्चन आंसर का बुक कौन सा है? उसके लिए एक आता है बालाजी पब्लिकेशन का ही बीके जायसवाल, उससे कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारा मतलब ऐसा क्वेश्चन भी रहता है जो हमारा सिलेबस में नहीं है। और वो सिलेबस को स्टिक करके रहो, स्टिक टू द सिलेबस। ऐसा कुछ मत करो जो ये सब बुक्स में है लेकिन हमारा सिलेबस में नहीं है। जेडीई में बहुत कुछ ऐसा है, उतना ही पढ़ो जितना तुम्हारा सिलेबस में है, जितना रेलिवेंट है। और जेडीएल के इंडियन ऑथर से क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि उस बुक में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब कोई भी डेटा में, मतलब इफ यू रेफर टू एनी डेटा, तो मोर ऑथेंटिकेट मुझे लगता है कि ओरिजिनल वाला ही है, जिसमें कोई इंडियन ऑथर नहीं। अदरवाइज जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है या ऐसा, अगर मतलब और सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे इंडियन ऑथर वाले में अच्छा मतलब एडिट करके पूरा बेटर हुआ है, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स है उसमें मुझे लगता है कि ओरिजिनल वाला ही ज्यादा बेटर है। ओरिजिनल वाला मार्केट में मिलता है, मतलब कि? हाँ, ओरिजिनल वाला मार्केट। तो हेलो। हाँ, तो और जैसे ये लाइक ये ओलंपियाड्स टाइप आता है, ये क्या देने से कुछ होता है कि मतलब नहीं भी दे सकता है तो भी कुछ नहीं होगा? फिजिक्स में मतलब दे सकते हो, इससे नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन मैं तो दिया नहीं था। और मतलब दे सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फिजिक्स में तो हमारा जो एडवांस में चीज़ है वही है ओलंपियाड। मैंने कोविड के वजह से नहीं देने गया था, और सेंटर भी काफ़ी दूर हुआ था, तो मैंने नहीं गया था देने। अदरवाइज मैं देता ही। और लाइक मतलब एग्ज़ाम के लाइक 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले का जो रिवीजन पैटर्न है वो आपका क्या था? टेस्ट दे रहा था, टेस्ट एनालिसिस कर रहा था, और एकदम जो आपका टाइम रहता है मतलब 9 से 12, फिर 2 आवर 30 मिनट्स का ब्रेक, फिर 2:30 से 5:30, इसी टाइम स्लॉट में एग्जाम देने का आदत डाल लो। और दोपहर में नैप लेना, ये एक बहुत ही गंदा हैबिट जो मेरा था, उससे मुझे निकलना पड़ा। तो मेरा उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। थोड़ा एनर्जी, मेरा थोड़ा सा एनर्जी लेवल उतना मेंटेन नहीं कर पाया पेपर 2 में। तो ये हैबिट अगर है तो इसको, इस हैबिट से दूर भागो। और 2 हफ्ता पहले मतलब वही जो वीक टॉपिक्स है उसको रिवाइज करो। और 1 हफ्ता पहले तो बिल्कुल भी कोई नया क्वेश्चन जो है उसको टारगेट मतलब ट्राई मत करो।
जो चीज में तुम कॉन्फिडेंट हो, जो क्वेश्चन किए हो उसी को देख सकते हो। अगर मतलब सोचते हो कि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता। नया क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू। आपका पेपर में क्या कोई सॉल्विंग पैटर्न था कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है? मैं टेस्ट में भी और फाइनली एग्जाम में भी मैंने फिजिक्स को पहले किया था, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। क्योंकि मैथ्स मुझे थोड़ा सा पसंद है तो मैं उसको एकदम लास्ट में टाइम लेके करता हूँ। मतलब उसमें गलती कम, मतलब अच्छा। ज्यादा हो जाता है अगर मैं जल्दी करता हूँ। लेकिन मेरा बहुत दोस्त जो बाकी जो दोस्त थे वो सब केमिस्ट्री को पहले करता था, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। तो ये किसी के बात के मतलब किसी के सजेशन के बेसिस में अपने पैटर्न को मत चेंज करो। जिस पैटर्न में एग्जाम देते आ रहे हो, जिस पैटर्न में तुम कंफर्टेबल हो, उसी पैटर्न उसी ऑर्डर को फॉलो करो। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज्यादा टाइम किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर देना नहीं चाहिए। पहले जितना बनता है, जितना क्वेश्चन हो जाता है वो करो, फिर बाकी क्वेश्चन पे लौटो जब टाइम रहेगा। अच्छा। और अभी आपका प्लान क्या है, मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन में क्या ब्रांच लेंगे आप कुछ? अब तक तो प्लान है कि खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन लेके ही पढ़ना है। अच्छा। पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने का कुछ उपाय बताएंगे? 12th का सिलेबस हो जाने के बाद 12th तो मतलब फ्रेश रहता है। थोड़ा मतलब 6-7 महीने पहले ही तुम पढ़े हो तो उसको भूलने का चांसेस कम रहता है। उसके बाद 12th का सिलेबस जब भी तुम्हारा नवंबर में खत्म हो जाएगा तो दिसंबर का महीने से एक बार स्टार्ट कर देना। या मतलब जब 12th का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, मान लो मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, तो तब से 11 का टॉपिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर देना। एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लेना जो तुम लिखे हो, तुम्हारा नोट्स है, इसीलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ते हो उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। टेस्ट दो, टेस्ट में जो गलती हो रहा है उसको एनालाइज करो, डाउट्स क्लियर कर लो, बस इससे हो जाए। हो गया आई होप। और एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? Anyone would like to put up any more question to him? No. No, sir. Okay, thank you. Okay, Sabsadwa, last thing, especially for the physics, as you know, others are trying to get the credit for the physics. So regarding that, what you would like to give the message for your junior? Clear cut message in physics. मतलब सर जो बोल रहे हैं उसको सुनो, इससे ही अच्छा होगा। मैंने तो एग्जाम के दिन में मतलब गलती करके आया, बहुत यूनिट्स में गलती किया, कैलकुलेशन में गलती किया, इसलिए मार्क्स थोड़ा सा कम हो गया। थोड़ा टेंस हो गया था पेपर मतलब सॉल्व करने के समय। अदरवाइज तो सर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, जो स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं उसको फॉलो करो तो एकदम अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, यही राइट मैसेज के लिए कि मिस हम लोगों का काम है, तुम तो कॉलेज में चले जाओगे पढ़ने, आई विल बी अगेन विथ योर जूनियर्स, तो उनको तो राइट मैसेज मिलना चाहिए। सो यू विल बी बिजी इन योर लाइफ नाउ एंड विश यू बेटर कैरियर अहेड। अच्छा करो आगे। इसीलिए मैंने पूछा तुमसे कि रिगार्डिंग एज ए कोच, जो तुमने फिजिक्स में जो भी अटेंड किए क्लासेस, बेटर यू नो वेल, so would you like to give the physics class credit to any other person in your नो, preparation? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही फैक्ट मैं बोल रहा था। ठीक है, चलो फिर तुम्हारा वो क्लियर हो जाए वहां पे काउंसलिंग, तो एक बार हम लोग मिलेंगे फिर।
ठीक है, हाँ बहुत सर। दिन हो गया मिले हुए। और तुम्हारे पेरेंट हैं वहाँ कोई? पेरेंट्स अभी तो नहीं है, मतलब अच्छा, बाहर गए हैं। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल टॉक टू। ठीक है ओके, चलो, थैंक यू सबसे तो ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। नाउ यू कैन लीव दिस सेशन, थैंक यू।